नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। बेंगलोर की एक खबर चर्चा में है, वायरल है और हर जगह लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। मामला ये है कि एक मकान के भीतर फ्रिज के अंदर एक महिला के शरीर के 30 टुकड़े बंद मिले और जब दरवाज़ा खोला गया कमरे का तो बेहिसाब बदबू थी। किसी का भी सामने खड़ा हो पाना मुश्किल था। जो लोग सामने थे वो चक्कर खा करके गिर गए। फिर बाद में उन्होंने खुद को संभाला, नाक पर पट्टी डाली, रुमाल बांधा, मास्क लगाया। उसके बाद कमरे के भीतर घुसे और घुसने वाले जाहिर है वो लोग थे या तो परिवार के थे या पुलिस वाले। दिल्ली की घटना आपको याद होगी, श्रद्धा वॉलकर। एक लड़का आफ्ताब नाम का, महाराष्ट्र में प्रेम होता है श्रद्धा के साथ और दोनों दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आने के बाद आफ्ताब श्रद्धा के टुकड़े कर देता है। 35 टुकड़ों में श्रद्धा को वो काट करके और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में फेंक आता है। बाद में उसकी गिरफ्तारी होती है, लेकिन उसको गिरफ्तार करने में लंबा समय लग गया पुलिस को। ठीक ऐसी ही कहानी आज की तारीख में बेंगलोर में आई है। ये नेपाल का एक परिवार बेंगलोर में आता है रोजी रोटी के लिए, कमाने के लिए, और यहाँ सेटल होने की कोशिश करता है। एक लड़की है जिसका नाम है महालक्ष्मी और नेपाल से ही एक आदमी है, उसका नाम है हेमंत दास। हेमंत दास और महालक्ष्मी दोनों की शादी होती है। दोनों नेपाली मूल के हैं, वो बेंगलोर में सेटल होते हैं और दोनों को काम मिल जाता है। एक मॉल में शॉप पर महालक्ष्मी काम करती है और हेमंत भी अपना काम कर रहा है। परिवार ठीक चल रहा है, दोनों की खुशहाल जिंदगी है। एक बच्ची भी पैदा होती है और ये शादी बमुश्किल 2 साल गुजरती है। तब एक आदमी महालक्ष्मी की जिंदगी में दाखिल होता है। उसका नाम है अशरफ। वो हेयर ड्रेसर है और हेयर ड्रेसर के तौर पर उसके साथ परिचय होता है महालक्ष्मी के साथ। दोनों का मिलना जुलना बढ़ता है, दोनों के बीच संबंध बढ़ते हैं और दोनों के संबंधों की जानकारी हेमंत को होने लगती है। और हेमंत और महालक्ष्मी के बीच में अशरफ को लेकर के बार बार घर के भीतर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। महालक्ष्मी शायद अशरफ को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने हेमंत से अपनी दूरियां बढ़ाई। बेटी को हेमंत के हवाले करके वह घर से बाहर निकल जाती है। पहले तो अपनी माँ और बहन के यहाँ रहती है, बाद में किराए का एक रूम का एक फ्लैट ले लेते हैं। इस फ्लैट में उसका रहना हो जाता है। आस पड़ोस के लोगों के साथ उसका मिलना जुलना ना के बराबर, बातचीत बहुत कम। आपने देखा होगा कि आफ्ताब जब श्रद्धा वॉलकर को लेकर के दिल्ली में आया था और जहाँ रुका था, जहाँ ठहरा था किराए के मकान में, आस पड़ोस के लोगों से उसकी बातचीत ना के बराबर थी। अगर कोई आदमी गलती से भी उसका दरवाज़ा खटखटा देता था तो जाके झगड़ता था कि आप मुझसे बात करने के लिए क्यों आ गए। मैं एक सिम्टम दे रहा हूँ आपको, एक सिग्नल दे रहा हूँ, संकेत है ये कि कोई भी आदमी आस पड़ोस में आकर के बसता है और वो आपसे अपनी दूरी बना कर रखना चाहता है, चुप रहता है, चुपचाप निकलता है, चुपचाप आता है, तो उसको आप संदेह की नज़र से देखिए और उसके बारे में पता कीजिए कि आदमी कौन है। वैसे ही महालक्ष्मी अपने आस पड़ोस के लोगों से कम मिलती थी और आना जाना उसका मॉल और मॉल से फिर लौटना। जो लोग आस पड़ोस के हैं उनके मुताबिक पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि सुबह 9:30 के आसपास जाती थी, रात में 10 साढ़े 10 के पास आती थी। यह मैंने हम देखा है जिन लोगों ने पुलिस को बताया। अब सवाल ये है कि इसमें 2 किरदार हैं। एक किरदार हेमंत है, एक किरदार अशरफ है। अशरफ के साथ प्रेम है, प्रेम के चलते उसने हेमंत को छोड़ा है। हेमंत और महालक्ष्मी के बीच में दूरियां हैं, परिवार जो है टूटा पड़ा हुआ है। बेटी को लेकर के हेमंत रहता है। अशरफ के साथ बीच बीच में अनबन होती रहती थी, झगड़े होते रहते थे। इस झगड़े की भी गवाहियां कुछ लोगों ने दी हैं। तो अशरफ से भी गाड़ी पटरी पर चल रही थी ऐसा नहीं था, लेकिन पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा, अशरफ को भी हेमंत को भी, और दोनों से बातचीत उसने शुरू की। बातचीत के बाद उसने महालक्ष्मी के मोबाइल से, चूंकि जब कमरे के भीतर खून मिला, खून और कीड़े जो रेफ्रिजरेटर से बाहर निकल कर रेंग रहे थे और अंदर बॉडी के टुकड़े थे, तो वहीं मोबाइल भी था। मोबाइल जो महालक्ष्मी का था उसका CDR यानी कॉल डिटेल्स रिपोर्ट बताती है कि 2 सितंबर के बाद से उस पर ना तो कोई कॉल आया और ना ही उसने किसी को कॉल किया। यानी कि 2 सितंबर 3 सितंबर की रात में ही उसकी हत्या की गई होगी और लगभग 20 दिनों तक कोई अता पता नहीं है। तो 4 बड़े सवाल हैं।
पहला ये है कि क्या 2-3 सितंबर के बाद ये जो दो लोग हैं, अशरफ और हेमंत, इन दोनों का सीडीआर कुछ ऐसा कहता है कि ये लोग उसमें फंसे हुए हों और खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हों, इसलिए इनका भी सीडीआर खंगाला जाना चाहिए। पुलिस ने दोनों की मोबाइल डिटेल्स लिए, सीडीआर अपने पास रखा, दोनों से पूछताछ शुरू की। 2 तारीख से लेकर के और 20 दिन आगे तक परिवार ने हालचाल जाना नहीं, पूछा नहीं, परखा नहीं, कॉल नहीं किया। यह सब कुछ भी संदेह के दायरे में है। बहन और माँ अगर पड़ोस में ही रहती हैं और उनके यहाँ ही उसने शुरुआती दिनों पर अपना गुजारा किया पति से हटने के बाद, और उन दोनों ने भी इसकी कोई भी खैर खबर नहीं ली, तो क्यों नहीं ली? पुलिस ने इन जिन 2 मर्दों से बात की, हेमंत और अशरफ से, इनसे कोई ऐसा क्लू नहीं मिला कि ये दोनों हत्या में शामिल हों, और सीडीआर और हत्या की तारीख 2-3 सितंबर की रात या 2 सितंबर को इनका जो लोकेशन है वो कहीं ऐसा नहीं है जो उसके साथ मैच कर रहा हो। तो अभी जो प्राइमरी एविडेंसेस हैं उनके आधार पर इन दोनों से पूछताछ की गई, लेकिन वो जो प्राइमरी फेसी एविडेंस बन रहा है उसमें इन दोनों का रोल इसमें हो, यह पुलिस स्टैब्लिश नहीं कर पा रही है। फिर कौन? कहा यह जा रहा है कि महालक्ष्मी को पिक करने और ड्रॉप करने एक लड़का आता था। उस लड़के के बारे में जानकारी किसी को नहीं है। वो लड़का आता था, कभी कभार उसके फ्लैट में ऊपर भी जाया करता था। तो पिक एंड ड्रॉप करने वाला जो आदमी है वो कहाँ है, वो कौन है, उसकी पहचान क्या है, उसके बारे में पुलिस पड़ताल क्या कर रही है? पुलिस पड़ताल कर रही है, और पुलिस की माने तो पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं उसका ठिकाना उसको मिला है और बहुत जल्दी वो उसको गिरफ्तार कर लेगी। यानी कि इस मामले में एक बड़ी टीम गठित की गई है और इस हत्याकांड को जांचा जा रहा है, और इसकी जो गुत्थी है उसको सुलझाने की हर मुमकिन कोशिश पुलिस कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप अपना घर परिवार बसा करके और किसी प्रेम संबंध में आते हैं, घर परिवार को तोड़ करके किसी और आदमी के साथ जाते हैं, उसके साथ भी आपकी नहीं बनती है और फिर आप किसी और रास्ते पर निकलते हैं, इसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी के लिए दुश्मन खड़ा हो जाएगा और फिर ऐसे ही टुकड़ों में काट देता है, क्योंकि वहशी होता है, शैतान होता है और वो आदमी जल्लाद होता है। तो वो आफ्ताब दिल्ली का हो या हो सकता है कि बेंगलुरु में कोई तीसरा आदमी जिसके बारे में पुलिस तलाश कर रही है वो हो, लेकिन इस तरह के लोग आपको मिलेंगे ज़िंदगी में। इसलिए ज़िंदगी को जब तक आप अपने दायरे में नहीं रखते हैं, अपने घर को, परिवार को, रिश्ते को, नाते को, दोस्तों को, अपनों को, अपने प्रेम को, सबको सहेज कर समेट कर उनकी जो डिफाइंड लाइन है उस पर आप नहीं चलते हैं, तो बार बार इस तरह से ज़िंदगी जोखिम में आएगी और कभी ना कभी कोई महालक्ष्मी या कोई श्रद्धा बोलकर हमारे सामने निकल कर के आ जाता है। तो अभी समाज में जो पेचीदगियाँ हमने पैदा कर रखी हैं, हमारे पास बहुत सारी भूख हो गई है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, जूते चाहिए, जीन्स चाहिए, स्कर्ट चाहिए, टॉप चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, यानी कि हमने अपनी इच्छाओं का एक मायाजाल खड़ा कर रखा है और उसका पेट इतना बड़ा है कि कोई भरता नहीं है। तो ये भूख जो कभी नहीं मिटती है, उस भूख को भरने के लिए, पूरा करने के लिए हम एक ऐसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं जो हमको कहीं ना कहीं ले जा कर के ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर खड़ा कर देती है। इसलिए अपने बूते आगे बढ़ना, अपने दायरे में रहना, अपने पर भरोसा करना और अपनों के साथ मिलकर के चलना, अगर इस उसूल पर चलते हैं तो परिवार, समाज, देश, यह सब रास्ते पर रहते हैं, और नहीं तो सब कुछ बिखरने सा लगता है। आज की तारीख में बेंगलुरु पुलिस परेशान है और एक बड़ी टीम जांच कर रही है। 30 टुकड़ों में एक महिला को काट करके फ्रिज के भीतर 20 दिनों तक इसने डाल कर रखा होगा, तो वो आदमी कितना बड़ा शैतान हैवान होगा, उसका दिल कितना पत्थर का होगा, हम आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन घटना जो है ये अपने आप में न सिर्फ बर्बर है बल्कि ये एक बड़ा सबक भी है।